हाय फ्रेंड्स, दिस इज रणधीर एंड वेलकम टू लर्न प्लस 97। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और जैसा कि हम लोग पेपर 1 के चैप्टर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे और हम उससे भी बेहतर वीडियो दिन प्रतिदिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के वीडियो के टॉपिक में हम लोग जानेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। इसमें बाल विकास की अवधारणाएं और बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो बाल विकास के सिद्धांत क्या क्या है और कौन कौन से सिद्धांत को इस वीडियो में पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, तीसरा विकास क्रम की एकरूपता, चौथा वृद्धि एवं विकास की गति एक सी नहीं रहती, पांचवा विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, छठा परस्पर संबंध का सिद्धांत, सातवां एकीकरण का सिद्धांत, आठवां विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, नौवां विकास की दिशा का सिद्धांत, दसवां विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, और 11वां आंशिक पूर्ण वर्लन का सिद्धांत, और 12वां वृद्धि और विकास की क्रिया वंश कर्म और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आज चैप्टर 2 बाल विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं कि बाल विकास की अवधारणाएं क्या है और समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे विकास का संबंध गुणात्मक तथा परिणात्मक होता है, यानी कि विकास का जो गुण होता है यानी कि गुणात्मक में आ जाएगा कार्य कुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा, यानी कि जब बच्चा शिशु जैसे जैसे उसमें विकास होता है उसमें कार्य करने की शैली का विकास होते जाता है, उसमें उनमें ज्ञान का विकास होता है, नवीन विचारधाराएं आती है। और परिणात्मक में देखेंगे तो परिणात्मक में है लंबाई में वृद्धि होती है और भार में वृद्धि होती है, यानी कि जैसे जैसे शिशु बड़ा होगा, नवजात से शेषावस्था में पहुंचेगा, शेषावस्था से बाल्यावस्था में पहुंचेगा, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास बढ़ेगा। तो शारीरिक विकास में परिणामतः ये जो होता है क्या, लंबाई और वृद्धि सिर्फ शारीरिक विकास में होता है। शारीरिक विकास होने पर ही भार की वृद्धि होगी। और गुणात्मक वृद्धि में क्या होगा कि इसमें सिर्फ मानसिक वृद्धि होगी। मानसिक वृद्धि यानी कि बालक का तर्क करने का जो क्षमता का विकास होगा, उसमें खोजी प्रवृत्ति आएगी, जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसका मानसिक विकास भी होगा। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों का जो तर्क है, जैसे कि स्किनर के द्वारा जो तर्क दिया गया था, और स्किनर के द्वारा जो तर्क दिए गए थे, स्किनर के अनुसार विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने माना कि विकास जो है एकाएक नहीं होता है। आप देखते हैं कि कोई भी बालक जो है जैसे ही वो नवजात होता है तो उसमें विकास होने की जो प्रवृत्ति होती है वो एकाएक नहीं होता है, उसका सीक्वेंस होता है और यह मंद गति से चलता है। उन्होंने माना कि यह मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। हॉरलॉक के अनुसार बाल मनोवैज्ञानिक का नाम बाल विकास इसलिए है कि ये समस्त पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि हम ये बाल मनोविज्ञान में बाल विकास का इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बाल विकास के समस्त पहलुओं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सभी पर हम लोग अध्ययन करते हैं। वहीं क्रो के अनुसार जन्म से लेकर परिपक्व हो रहे मानव का अध्ययन इसमें किया जाता है। उन्होंने माना क्या कि बच्चा जब शेषावस्था में होता है, नवजात होता है, जब जन्म लेता है, तो
इस बाल मनोविज्ञान में यानी कि बाल विकास में हम मानव के जन्म से लेकर परिपक्व होने तक, यानी कि जन्म से लेके उसके मरने तक, उसके जवान होने तक, उसके मरने तक हम अध्ययन करते हैं बाल विकास में। तो हम लोग बाल विकास की अवधारणा को समझे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब है बाल विकास के सिद्धांत। तो बाल विकास के सिद्धांत पहला है इसमें निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि बच्चा का जो विकास है वो उम्र से टुम की तरफ, यानी कि माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। यह जो है विकास कभी रुकता नहीं है। उसमें शारीरिक विकास तो एक सीमित समय तक के लिए रुक जाएगा, लेकिन उसमें जो है उसमें संज्ञानात्मक विकास जो है जैसे वृद्धि जो है एक निश्चित समय के लिए रुक जाता है, लेकिन उसमें जो है विकास कभी नहीं रुकता, ये मृत्यु तक चलता है। तो यह निरंतर चलता रहता है विकास, और ये कभी न रुकने वाली प्रक्रिया होती है। अब नेक्स्ट है दूसरा समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो जानते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है। स्वाभाविक गति से आगे बढ़ता है, यानी कि इसका एक अपना स्वाभाविक गति है जिसके द्वारा ये मतलब बढ़ेगा। विकास की गति किसी बालक में तीव्र होती है और किसी में मंद होती है। हम देखते हैं कि कोई बालक जो है 2 साल की अवस्था में है, बहुत तेजी से विकास करता है, वो चलने फिरने जल्दी लग जाता है। और किसी बालक में हम देखते हैं क्या कि उसमें बहुत मंद गति से विकास होता है। वो 8 महीना का बच्चा है और चलना फिरना शुरू ही नहीं किया है, उसमें दांत उसके अभी तक नहीं निकले हैं, वो बोलना भी नहीं शुरू किया है। तो इसके जो है स्वाभाविक गति होते हैं और इसी गति से जो है विकास करता है। इसी में गेसल के अनुसार व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालक में विकास का जो सीक्वेंस है वह समान होता है। यानी कि कोई व्यक्ति जो है समान नहीं होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, और किसी का रंग रूप अलग अलग होता है, लेकिन उसमें बाल का जो विकास है, उसमें जो है व्यक्ति का जो विकास है उसका जो कर्म है समान होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तीसरा है विकास कर्म की एक रूपता, यानी कि विकास का गति एक जैसी न होने पर कर्म में एक रूपता के दर्शन होते हैं। उदाहरण, बालक का विकास वृद्धि सिर की ओर से शुरू होता है, यानी कि बालक जब भी बालक का विकास होगा, शारीरिक विकास जब होता है तो वह सिर की तरफ ही होता है, सिर की तरफ से ही शुरू होता है। उसका विकास जो है एक जैसा ही होता है और इसकी गति एक जैसी न होकर कर्म में एक रूपता के दर्शन होते हैं। तो ये विकास कर्म की एक रूपता कहलाते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं होती। तो इसमें है क्या, शैशव काल में के शुरू में यह गति तीव्र होता है और बाद में मंद हो जाता है। हम देखते हैं क्या कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है और 2 साल में बहुत बड़ा हो जाता है, उसका भार में भी विकास होता है, उसके शारीरिक भार में भी विकास होता है, उसके हाइट में भी विकास होता है, और पुनः किशोरावस्था में इस गति को तेजी से देखा जाता है, मगर अधिक समय तक नहीं रहता। तो जैसे ही बच्चा नवजात से शेषावस्था में पहुंचता है, इसका विकास जो है जन्म से लेके 2 वर्ष तक उसका विकास बहुत तेजी से होता है और उसके बाद मंद हो जाता है, और उसके बाद एक पुनः तेजी इसका जो होता है वह किशोरावस्था में होता है, और किशोरावस्था के एक निश्चित समय के बाद यह मंद हो जाता है, काफी मंद हो जाता है। अब नेक्स्ट है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यानी कि विकास जो और वृद्धि की सभी दिशा में विशिष्ट क्रिया से पहले उनका सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए अगर हम जानना चाहे तो बालक अपने हाथों से कुछ चीज पकड़ने से पहले इधर उधर हाथ मारता है, वो फैलाता है, लेकिन नवजात शिशु रोने और चिल्लाने से उसके सभी अंग भाग लेते हैं, लेकिन विकास के साथ वह प्रक्रिया आंखों और
वाक तंत्र में सीमित होता है। ये जो है, जब भी नवजात बच्चा को हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वह जब नवजात बच्चा जो पैदा लेता है तो वह उसको भूख लगने पर वह अपनी माँ को चिल्ला के या फिर रो के ये बताने की कोशिश करता है कि उसे भूख लगी है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें उसका विकास जो है होते जाता है, तो ये होता है क्या कि यह सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि बच्चा पहले सबसे पहले वह पूरे शरीर को और अपने सर को हिलाने की कोशिश करेगा और उसके बाद धीरे धीरे उसके शरीर के कुछ विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक जो अंग है उस पर उनका कंट्रोल आएगा और वो अपना प्रक्रिया शुरू करते हैं और आगे वो अपने आंखों या वाक्तंत्र तक ये इसे सीमित रख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है ये जानेंगे। विकास के आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से संबंधित है। अगर बालक में कोई भी विकास में कमियां पाई जाती है तो अन्य क्षेत्र में प्रगति का बाधक बनता है। जैसे मान लीजिए कि बालक का अगर मानसिक विकास अगर हो गया, बालक का मानसिक विकास हो गया, मानसिक विकास जो है उसका अगर हो जाता है, मानसिक विकास हो जाता है और उनमें शारीरिक विकास नहीं होता तो ये जो है आगे अन्य विकास में जरूर बाधा करेगी, इसका इफेक्ट जरूर होगा। अगर उसका जो है मान लीजिए कि बच्चा का लंबाई बढ़ गया, बहुत तेजी से लंबाई बढ़ गया, उसका मानसिक विकास नहीं हुआ। हम देखते हैं कि किसी किसी बच्चा का लंबाई ज़्यादा हो चुका है लेकिन उसका मानसिक विकास नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उसके विकास में उसका इफेक्ट होगा। तो अब नेक्स्ट की टॉपिक की तरफ चलते हैं, एकीकरण सिद्धांत। एकीकरण सिद्धांत क्या है वो जानेंगे। बालक पहले संपूर्ण अंग की ओर फिर अंग के भाग की ओर चलना सीखता है। वह सामने से दिखता है क्या, किसी चीज को वो मांगने के लिए पहले वह पूरे अंग, जब नवजात होता है तो पूरे अंग को हिलाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसके स्पेसिफिक शरीर के अंग पे कंट्रोल आता है। जैसे बच्चा सबसे पहले पूरे हाथ और सर को हिलाएगा, उसके बाद धीरे धीरे उसकी कंट्रोल अंगुलियां पर आएगी और उसके बाद वो बैठना और उठना और चलना सीखता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो विकास की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है। बालक किस समय मानसिक योग्यता को ध्यान में रख के, जब देखता जाता है कि बालक किस समय मानसिक योग्यता को ध्यान में रख के आगे की मानसिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि बालक को हम देख लेंगे, किसी मान लीजिए बच्चा 7 साल की उम्र में है, उसका मानसिक विकास बहुत तेजी से विकास हो रहा है, तो हम देख लेंगे कि इसकी जो भविष्य है, इसका मानसिक विकास जो है भविष्य में यानी आगे चलकर बहुत तेजी से विकास करेगा। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत वंशानुगत एवं वातावरण कारकों से प्रभावित होता है। इनके कारण बालक पहले सिर और हाथों की गति पर निरंतर करना सीखता है, कंट्रोल करना सीखता है और बाद में टांगों को और फिर बिना सहारे चलना सीखता है। हम देखते हैं कि हेरिडिटी पे इसका प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि बच्चा के अगर माता पिता का अगर हाइट अगर मान लीजिए छोटा होगा तो उसका जाहिर सी बात है कि उसके बच्चों का भी हाइट छोटा होता है। ये इसका इफेक्ट हेरिडिटी होता है। इसका वातावरण पर भी इफेक्ट पड़ता है और बच्चे के शरीर पे इसका कंट्रोल जो वातावरण के और वंशानुगत इसका इफेक्ट ऐसे होता है क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले बचपन से यह किसी चीज़ को समझने के लिए वह सेंसरी मोटर का जो है इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे वह अपने हाथों में जो है एक्टिविटी लाता है और धीरे धीरे उठकर, बैठकर, बोलकर इस प्रक्रिया को करता है। नेक्स्ट,
इसमें है क्या, बालक विकास लंबतः सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। कैसे? यह बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति आगे बढ़ाता है और इस किसी एक अवस्था में नहीं रहता। यह एक वर्ष विश्राम लेता है और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है। तो मान लीजिए कि बालक का जो है विकास है, तो पहले ये ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर एक वर्ष पीछे लेगा, फिर अस्थायी रूप लेगा, उसके बाद जो है, यानी कि बच्चा का ये जो विकास है, पहले एक वर्ष तक पहले वो विकास उसका होगा, उसके बाद जितने भी अंग उसके विकास किए हैं पहले उस पे मजबूती होगी, स्ट्रांग होगा। उसके बाद धीरे धीरे वह फिर अगले स्टेप में जाएगा। इसीलिए इसको सीक्वेंस बोला जाता है कि इसका कर्म जो है सीक्वेंस के हिसाब से होता है। नेक्स्ट है आंशिक पुनरावलन का सिद्धांत। आंशिक पुनरावलन का जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक जॉन डॉलर्ड नील है, इनको कहा जाता है। और किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना इसमें बढ़ जाती है। मान लीजिए बच्चा जो है कोई काम करता है तो वो एक्टिविटी को बार बार करेगा, तो यही पुनर्वलन यानी आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत माना जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और फ्री में नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, और टेलीग्राम पे फ्री नोट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे टेलीग्राम चैनल LearnPlus97 को। और हमें मोटिवेट करने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।